हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कि सपोज करो हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर क्या बना दी, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या है कि ऐसे फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सभी जगह पर क्या हो, सेम, कि यहाँ 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 इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम हो। और उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पैरेलल लाइंस। कि ये पैरेलल लाइंस क्या शो करेगी, जिनके बीच की डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। ये पैरेलल लाइंस क्या शो करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है सभी जगह पर। और ये हमने उसकी इंडिकेट कर दी डायरेक्शन। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल। तो इसके अंदर मैं रख देता हूँ एक डाइपोल, कि ये यहाँ पर क्या रखा हुआ है, हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी। पॉइंट ए पर रखा हुआ है -q चार्ज और पॉइंट बी पर रखा हुआ है +q चार्ज। क्या कहा हमने? हमने कहा कि पॉइंट ए पर रखा हुआ है -q चार्ज और पॉइंट बी पर क्या रखा हुआ है, +q चार्ज। तो ये डाइपोल है और ये डाइपोल कैसा डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल। डाइपोल कैसा है, परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, ये डाइपोल हमेशा रहेगा। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, उसमें हमने कहा था कि डाइपोल दो टाइप्स के होते हैं। एक तो वो जो परमानेंट हो और दूसरा वो कि वो डाइपोल इसलिए बना क्योंकि किसी मॉलिक्यूल को हमने कहाँ पे, दो चार्जेस को हमने कहाँ रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल बना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना, तो उसको हम परमानेंट डाइपोल कहेंगे क्या? नहीं। परमानेंट डाइपोल का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, वहाँ पर डाइपोल रहेगा। अब डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी रहेगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये हमारी डाइपोल मोमेंट, जिसको हम किससे शो करते हैं, पी से। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। यहाँ पर है हमारे डाइपोल का सेंटर ओ। ठीक है, डाइपोल का सेंटर ओ है। इस सेंटर से -q चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, ए, और +q चार्ज की डिस्टेंस भी कितनी है, ए। सेंटर से दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए। तो टोटल ए और बी के बीच की टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a, a + a, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a। तो a से लेकर b तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2a। और ये हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायरेक्शन है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल हमने कितना कंसिडर कर लिया, थीटा। कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सपोज़ करो यहाँ पर क्या थी, यहाँ सपोज़ कर लो एक पॉजिटिव प्लेट रखी हुई थी और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखी हुई है और यहाँ पर ऊपर क्या रखी हुई है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहेगी। पॉजिटिव चार्ज की ये जो प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी।
इसी टाइप से ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है, ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पर नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर और फोर्स है नीचे। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होती है, F अपॉन क्यू। तो ये क्यू यहाँ डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्यू ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल टू होता है क्यू ई, वेयर क्यू इज चार्ज एंड ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर ये जो फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी क्यू ई प्लस क्यू ई। और ये जो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, जो नीचे लग रहा है, उसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी, माइनस क्यू ई। ठीक है, कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो फोर्स लग रहा है माइनस क्यू ई, और यहाँ पर तो ये फोर्स की वैल्यू है कितनी, प्लस क्यू ई, और ये वाले फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू ई। अब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शंस कैसी है, अपोजिट, की इसकी डायरेक्शन है ऊपर, इसकी डायरेक्शन है नीचे। फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। कि यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। मतलब ये अगर -5 कूलाम है तो ये प्लस का 5 कूलाम है, तो ये भी 5, ये भी 5, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्यू दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो क्यू भी सेम, ई भी सेम, तो एफ सेम रहेगा, एफ सेम रहेगा। तो दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शंस कैसी है, अपोजिट। तो सपोज करो ये जो मार्कर है ये हमारा डाइपोल है, इस टाइप से रखा हुआ है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे, यहाँ पर फोर्स लग रहा है ऊपर, यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे, यहाँ फोर्स लग रहा है ऊपर। तो ये मार्कर कुछ इस टाइप से घूमने लगेगा कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे तो ये जाएगा नीचे, यहाँ पर फोर्स लग रहा है ऊपर तो ये जाएगा ऊपर। तो ये हमारा मार्कर कुछ इस टाइप से घूमने लगेगा कि अभी ऐसा है तो ऐसा घूमने लगेगा। तो ऐसा ये जो घूम रहा है हमारा मार्कर, ये ऐसा रखा हुआ है और ये ऐसा ये जो घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो इसी को हमने क्या कहा कि इसमें टॉर्क जनरेट हो गया। क्या जनरेट हुआ, टॉर्क, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो टॉर्क है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, कि अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो एक ही लाइन पर नहीं लग रहे, कि ये यहाँ पर लग रहा है और ये यहाँ लग रहा है, दोनों की लाइन सेम है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग जगह पर लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसकी वजह से ये डाइपोल घूमेगा, मतलब उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा, जिसको हम इस टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है टो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। टॉर्क का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि ये दोनों में से कोई भी एक फोर्स का हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड, और इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो यही किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या कहा, फोर्स, तो फोर्स ये भी है प्लस क्यू ई, ये है माइनस क्यू ई, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, क्यू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ। तो ये जो ओ बी है, ओ बी कहो या ओ ए कहो, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। नहीं, ओ तो इसे दे दिए थे ना, इसे एक काम करते हैं, सी देते हैं। तो ये जो सी बी है, ये सी बी क्या है, ये सी बी ही है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह मैं लिख देता हूँ सी बी। सी बी ही क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पी की डायरेक्शन है, ये एफ की ए की डायरेक्शन है,
इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, मतलब ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब मुझे सी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सी बी की वैल्यू फाइंड आउट, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मुझे सी बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने ट्राइंगल ले लिया ए सी बी। इन ट्राइंगल ए सी बी हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये है एंगल थीटा। एंगल थीटा के सामने वाली जो भी साइड होती है उस साइड को ही हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने है सी बी, तो यहाँ मैंने लिखा सी बी अपॉन हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड रहेगी उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के सामने मतलब ए बी। ए बी जो है वो क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2a। तो अपॉन में मैं लिख देता हूँ 2a। ये 2a यहाँ पर डिवाइड में लिखा है, इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी। तो सी बी किसके इक्वल आया, 2a साइन थीटा के इक्वल। तो सी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क, टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू ई। क्या आ जाएगा, क्यू ई। और सी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा। तो ये मैंने लिखा 2a साइन थीटा। ठीक है, इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये है 2a, ये है 2a। तो 2a का थीटा वाली डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, 2a का थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 2a कोस थीटा। और इस 2a का थीटा की परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, 2a साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये 2a है, ये 2a है। तो थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट 2a कोस थीटा और इसकी परपेंडिकुलर, इस थीटा वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा 2a साइन थीटा। तो अगर ये 2a साइन थीटा है तो ये सी भी क्या रहेगा, 2a साइन थीटा। कि अगर ये है, ये 2a साइन थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, 2a साइन थीटा। मतलब सी बी की वैल्यू क्या है, 2a साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब मैंने लिखा ये q इंटू 2a e साइन थीटा। क्या किया मैंने 2a को पहले लिख दिया, e को बाद में लिख दिया। लेकिन हमको तो पता है q इंटू 2a, q इंटू 2a किसके इक्वल होता है, p के इक्वल, डाइपोल मोमेंट के इक्वल। ये जो e है वो एज इट इज़, साइन थीटा जो है एज इट इज़। तो टो इज इक्वल टू आ गया 2a pe साइन थीटा। अब जो pe, तो हम ये है डायरेक्शन p की, यह डायरेक्शन p की और ये डायरेक्शन है e की। ये है डायरेक्शन e की डायरेक्शन, ये p की डायरेक्शन। तो अगर p और e के प्रोडक्ट की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है कि ये है p और ये है e, तो p से गए हम e की तरफ, p से गए e की तरफ, राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ करेंगे। ये है p और ये डायरेक्शन है e। तो p से e की तरफ गए, p से e की तरफ गए तो हमारा थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में है, थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो टो की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड। तो इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर टो इज इक्वल टू p क्रॉस वेक्टर e। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर p साइन थीटा लिखा हो तो p साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये याद कर लो कि p साइन थीटा अगर लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। और वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e किसके इक्वल रहेगा, वेक्टर टो के इक्वल। तो टॉर्क किसके इक्वल आया, p क्रॉस e के इक्वल आया। अब यहाँ से इसी को हम एक बार और आगे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर e, कि इस वेक्टर a और वेक्टर e के बीच का एंगल। तो अगर ये एंगल कितना है, 0 डिग्री, ये एंगल कितना है, 0 डिग्री। कि यहाँ पर ये फोर्स लगा, ये इस पर लगा फोर्स ऊपर, यहाँ फोर्स लगा नीचे, तो ये हमारा इस टाइप से घूमकर आ जाएगा। तो ये है हमारा p, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, इस पर फोर्स लगेगा और इस टाइप से हो जाएगा। तो अब ये पहले p की ये डायरेक्शन थी, अब p की डायरेक्शन हो गई e की डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में e है, इसी डायरेक्शन में p है, दोनों के बीच की डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल है 0। अगर एंगल 0 है तो अब फिर से ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है ऊपर, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है नीचे, दोनों फोर्सेस सेम हैं और एक ही लाइन पर लग रहे हैं कि एक खींच रहा है उतना ही फोर्स से ऊपर, एक उतने ही फोर्स से नीचे खींच रहा है। तो ये कहीं जाएगा क्या, ये जहाँ है वहीं रहेगा, कि एक ही लाइन पर लग रहा है
कि इसी लाइन पर इसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ऊपर, और इसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है नीचे, और इसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ऊपर, एक ही लाइन पर फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा डाइपोल ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, मतलब इसका टॉर्क, ये डायरेक्शन सेम, तो ये एंगल हो गया थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0, तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, कि साइन 0 की जगह हम 0 लिखेंगे, इसकी जगह अगर 0 लिखा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। तो अगर एंगल थीटा है तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0, टॉर्क की वैल्यू 0 है, मतलब अब ये हमारा अगर डाइपोल मोमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो ये अब घूमना बंद कर देगा, इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। और अगर थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री, मतलब P इस डायरेक्शन में है और A इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? तब टॉर्क होगा फिर से PE साइन 180, साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0, साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0, तो फिर से टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो अगर P भी इसी डायरेक्शन में है और E भी इसी डायरेक्शन में है, ये है E की डायरेक्शन, ये है P की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों क्या है? पैरेलल, दोनों पैरेलल है, तब भी टॉर्क कितना? 0। और ये है E की डायरेक्शन और ये है P की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल है तब भी टॉर्क कितना? 0। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो या बिल्कुल अपोजिट हो, टॉर्क कितना रहेगा? 0 रहेगा। उसके अलावा थीटा की अगर कोई और वैल्यू है तब टॉर्क 0 नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमने पूरी बात की किसके लिए, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। अब सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, कि देखो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारा रखा है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर रखा है पॉजिटिव चार्ज, और जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज। ये है कि यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा है हमारा डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स कितना रहेगा? QE, ये फोर्स कितना रहेगा? -QE। देखो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, क्योंकि हम जैसे जैसे इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो A की वैल्यू अगर ज़्यादा तो F की वैल्यू भी ज़्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, A की वैल्यू कम है तो F की वैल्यू भी कम रहेगी, तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा। तो कोई तुम्हें इधर खींच रहा है कम फोर्स से और कोई तुम्हें इधर खींच रहा है ज़्यादा फोर्स से, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, तो मतलब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो ये है P की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो P की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन सेम है, P की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो डाइपोल पर क्या रहेगा? नेट फोर्स रहेगा, एक साइड इस साइड फोर्स ज़्यादा रहेगा और हमारा डाइपोल इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, या उस पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, और P और E दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टॉर्क तो क्या रहेगा? 0। तो इस कंडीशन में टॉर्क रहेगा 0, लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा, टॉर्क रहेगा 0 लेकिन नेट फोर्स F नेट 0 रहेगा, क्या F नेट 0 के इक्वल नहीं रहेगा। अब इसी के अपोजिट कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर रखा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रखा है नेगेटिव चार्ज, और फिर से इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज। सब वही कि यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। फिर से नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में,
और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। और ये है हमारे, ये किसकी डायरेक्शन है, पी की, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड। तो ये वाली डायरेक्शन है पी की डायरेक्शन, ये ई की डायरेक्शन है, दोनों एंटी पैरेलल है। तो टॉर्क तो क्या हो गया, ज़ीरो। टॉर्क तो क्या है, ज़ीरो। लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो है क्या, नहीं। यहाँ पर फोर्स ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, ए ज़्यादा तो एफ भी ज़्यादा। तो यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो यहाँ पर फोर्स कम है, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है। तो इस वाली डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है, इस वाले डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है, मतलब यहाँ फोर्स ज़्यादा है। तो इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। टोटल फोर्स ज़ीरो रहेगा क्या, नेट फोर्स ज़ीरो के इक्वल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, या यूँ कहे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, हमारा नेट फोर्स। ये इतना क्लियर है। अब हम अगर कॉम की बात करें कि जब हम, हमारे बनियान भी आ गए साथ में, तो हमने क्या कहा कि जब हम किसकी बात करें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर हम कॉम की बात करें तो कॉम से पेपर के पीस अट्रैक्ट क्यों होते हैं। तो सपोज़ करो ये है हमारा पेपर का पीस, ठीक है, और ये हमारा कॉम, इस कॉम पर है नेगेटिव चार्ज। कॉम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पेपर के पीस में बहुत सारे क्या चार्जेस है, हर चीज़ बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बनी होती है, एटम से मिलकर बनी होती है, एटम में बहुत सारे चार्ज होते हैं। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या हो, रिपल, तो वो इधर चले गया, और पॉजिटिव चार्ज हुआ अट्रैक्ट, तो वो इधर आ गया। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, डाइपोल। ये पोलराइज हो गया, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये पोलराइज हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है अगर, ठीक है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव, ये किसकी डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन। तो ये पी की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे इस कॉम से हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉइंट कॉम के पास में है, ये पॉइंट कॉम से दूर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ फोर्स भी ज़्यादा रहेगा। तो ये फोर्स है ज़्यादा, ये फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये पेपर का पीस कॉम की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इस टाइप से ये कॉम से हमारे पेपर के जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।